प्राचीन भारत के इतिहास का फ्रेमवर्क आप सभी ने अच्छे से समझ लिया है। अब हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का कंप्लीट फ्रेमवर्क करेंगे, बिल्कुल आधार से करेंगे, बेस से करेंगे। मेडिवल हिस्ट्री बहुत सारे छात्रों के लिए बहुत कठिन विषय लगता है। बहुत सारे छात्र इसको उपेक्षित भी करते हैं। बहुत सारे छात्रों को ये लगता है कि शायद इससे प्रश्न ज्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि यदि आप पूरे इतिहास को समझना चाहते हैं तो आप किसी भी हिस्से को छोड़ नहीं सकते हैं। हर एक हिस्से को जोड़ करके आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इसीलिए जब मैं इतिहास पढ़ाता हूं तो मैं इतिहास को पूरा कनेक्ट करके पढ़ाता हूं। पहले प्राचीन, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक, इसके बाद आर्ट एंड कल्चर को हम एक साथ समअप करके पढ़ लेते हैं और इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस को पढ़ लेते हैं। करंट हिस्ट्री जो है आपका वो भी चलता रहता है। वर्ल्ड हिस्ट्री आपका एक अलग सेगमेंट है, उसका भारत के इतिहास से जुड़ाव जरूर है, लेकिन भारत के इतिहास से अलग विषय वस्तु है। उसमें यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों के इतिहास पे भी हम ध्यान देते हैं। तो आज के सेशन में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का फ्रेमवर्क समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद कन्नौज हर्षवर्धन के समय ही शासन सत्ता का एक केंद्र बना। उसके बाद जब पूर्व मध्यकाल आया, मध्यकालीन भारत के इतिहास को दो भागों में विभाजित करते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह जरूर है, यदि आपने प्राचीन भारत का फ्रेमवर्क नहीं पूरा समझा है तो एक बार समझ लीजिएगा। डिटेल सेशन हमने इस पे किया है, डिटेल में एक एक बात मैंने आपको समझाई है। आप पूरी विषय वस्तु को एक बार अच्छे से समझ के आगे बढ़िएगा। मैं एक बार कनेक्ट करूंगा दोनों को। प्राचीन काल का जो अंतिम काल है वो है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में कई सारे वंश आते हैं, कई सारे वंश। गुप्तोत्तर काल में जो सबसे महत्वपूर्ण वंश था वो था पुष्यभूति वंश। नर्मदा नदी से उत्तर का जितना भी भारत था, पुष्यभूति वंश, और कन्नौज केंद्र बिंदु था, आप सभी को पता है। यहाँ पे प्रभाकर वर्धन, थानेश्वर वाले जगह पे प्रभाकर वर्धन, फिर राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन अपनी बहन जो उनकी थी गहड़वाल वंश के शासक के साथ उनका विवाह हुआ, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद जो है, जो उनकी बहन होती है, उसके साथ भाई बहन दोनों के द्वारा, हर्ष के द्वारा कन्नौज की शासन सत्ता को संभाला गया। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, इनके बारे में डेप्थ में आगे हम विस्तार करेंगे, मैं केवल आपको फ्रेमवर्क समझा रहा हूं। इसके बाद कन्नौज में मौखरी वंश का शासनकाल भी देखने को मिलता है। कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलता है। त्रिकोणीय संघर्ष में, क्योंकि जो प्राचीन काल में महत्व मगध का था, वही महत्व आपका जाकर स्थापित हुआ कन्नौज का, जिसमें प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट शासकों के बीच में एक त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलता है। इस फ्रेमवर्क को भी अभी समझेंगे। फिर उत्तर गुप्त शासक, आपके बहुत सारे शासक रहते हैं, जैसे बंगाल में गौड़ वंश का शासन शशांक के द्वारा, जिस तरीके से हर्षवर्धन के द्वारा संघर्ष होता है ना, या शशांक के द्वारा बौद्ध धर्म को लेकर के जो उसकी नीतियां होती हैं, बौद्ध ही वृक्ष को समाप्त किया जाता है। मालवा में यशो धर्मन धर्म होता है ना, शासक होते हैं। अब देखिए, इसी दौरान प्राचीन काल का जो अंतिम इरा था, अभी हम मध्यकाल शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं कनेक्ट कर रहा हूं। दक्षिण भारत में लौह युगीन बस्तियां, दक्षिण भारत का इतिहास और उत्तर भारत के इतिहास को एक बार आपको समझना होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक मैप बना रहा हूं, उसको समझिएगा। फिर आपको मध्यकाल में हम लोग आते हैं। मध्यकाल को भी हम दो भागों में विभाजित करके देखेंगे। देखिए, हमारा भारत है, ये आपकी नर्मदा नदी है। ठीक है, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और यहाँ पे खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। ठीक है, नर्मदा नदी से ऊपर का जितना भी भारत है ये उत्तर भारत है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से उत्तर का। यहां पर आप देखें तो ये कावेरी नदी है, ऊपर कृष्णा नदी है, गोदावरी है। यदि आप गोदावरी और कृष्णा वाले सेगमेंट को देख लें, कावेरी से ऊपर का जितना भी क्षेत्र है, तो ये वाला क्षेत्र आपका दक्कन का रीजन है, दक्कन भारत। और जो कावेरी वाला नदी क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं दक्षिण भारत, सुदूर दक्षिण, सुदूर दक्षिण। तो यदि हम इतिहास को देखें, वैसे देखा जाए तो कनेक्ट करने को तीनों ही कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तीनों ही इतिहास आपस में हमें जोड़ के देखना है। लेकिन आप देखेंगे उत्तर भारत का जो इतिहास है
दक्कन का इतिहास है और सुदूर दक्षिण के इतिहास है, तीनों में कुछ मूलभूत अंतर भी देखने को मिलेगा। हो सकता है उत्तर भारत में कोई सभ्यता चल रही हो, यहाँ पे किसी और वंश का शासन चल रहा हो, यहाँ पे किसी और वंश का शासन चल रहा हो। तो दक्षिण भारत में लौह युग और दक्षिण भारत में महापाषाण युग यहां पर देखने को मिलता है। बृहद महापाषाण युग ये हमने प्राचीन भारत काल पे देखा था, उसको हम जब मैंने प्रागैतिहासिक काल बताया था तब मैं आपको थोड़ा सा आगे डिटेल में कराऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। अभी हमें मध्यकाल भारत का इतिहास चालू करना है, उससे पहले मैं थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूं। महापाषाण काल जब हम देखेंगे, महापाषाण कालिक जीवन कैसा था, समाधान पद्धतियां कैसी थी, पिट सर्किल क्या है, ताबूत क्या है, पंक्तिबद्ध दीर्घ मस्ता यानी मेहरिन क्या है, वो सब हम चीजें डिटेल में देखेंगे। इसके बाद संगम काल, यहाँ पे संगम काल में जो संगमें थी, 3 संगमों का आयोजन किया गया। संगमकालीन राजवंश जो थे आपके चेर राजवंश, चोल राजवंश, पांड्य राजवंश और इनसे जुड़े हुए जो विविध तथ्य हैं, बहुत सारी यहाँ पे पुस्तकें हैं। संगमकालीन साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, चाहे शिल्पाधिकारम हो, चाहे तोलकाप्पियम हो, मणिमेकलय हो, मल्टीपल पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद दक्षिण भारत का द्वितीय चरण भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें पल्लव वंश, चालुक्य वंश, वातापी के चालुक्य वंश, वेंगी के चालुक्य वंश, गुजरात की शाखा या कल्याणी शाखा, चोल साम्राज्य, ग्रामीण प्रशासन, ये सारे तथ्य हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये आपके पूर्व मध्यकाल से जुड़ जाते हैं। जो दक्षिण भारत का द्वितीय चरण है, जिसमें पल्लव शासक हैं, चालुक्य शासक हैं, चालुक्यों के साथ साथ आपके चोल शासक हैं, सब दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल के साथ जुड़ते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम इतिहास में मध्यकालीन भारत में। अभी मैं फ्रेमवर्क बता रहा हूं आप लोगों को, बेसिक क्लास है, आधारभूत क्लास है, फाउंडेशन क्लास है। देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला है पूर्व मध्यकाल। अप्रॉक्स पूर्व मध्यकाल यदि हम देखें तो 7वीं सदी से या 700 एडी से 700 एडी से लेकर 1200 एडी का जो समय है, यह समय आपका पूर्व मध्यकाल का है। यह राजपूत काल का समय है, विदेशी आक्रांताओं का समय है, ठीक है। अभी मैं इस पे डिटेल में बात करूंगा। इसके बाद 1200 एडी से लेकर के 1707 एडी तक मध्यकाल या मध्यकालीन भारत का समय है। एक चीज तो तय है, इतिहास आपके लिए बहुत आसान हो चुका है। मैंने इतिहास को जिस तरीके से फाउंडेशन बैच में पढ़ाया है या रिवीजन बैच में भी आपको बता रहा हूं, इतिहास में मास्टर वीडियो बनाए, इंटायर वीडियो सेशंस लिए, यदि आप सारी चीजें देख रहे हैं तो इतिहास के लिए एक बहुत बड़ी विषय वस्तु आपके लिए इतिहास नहीं रह गई है। इतिहास एक सामान्य सी बात है, जहां से जो प्रश्न आएंगे आप करके आएंगे, ये बात तय है। अभी एक फ्रेमवर्क बना रहे तो हमें आज इन दोनों कालों को थोड़ा सा डिकोड करना है। इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट भी आप डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्चुअल में मैं पूरा मेडिवल हिस्ट्री इसी सेशन में कंप्लीट कराऊंगा, आपका कुछ बचेगा नहीं। एंशिएंट सेशन हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, अब मेडिवल को कंप्लीट करने की बारी है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, पूर्व मध्यकाल में सबसे पहली बात हमें यह समझना होगा यहाँ पे कि एक्चुअल में पूर्व मध्यकाल है क्या, गुप्त साम्राज्य का कैसे पतन हुआ और उस पतन का परिणाम पूर्व मध्यकाल था, कैसे कैसे यहाँ पे प्रमुख राजवंश हैं, उत्तर भारत की क्या स्थिति और दक्षिण भारत के क्या राजवंश हैं। आप उत्तर भारत में देखेंगे तो पाल वंश, सेन वंश, मौखरी वंश, पुष्यभूति वंश, ये सब गुप्तोत्तर काल में हमें देखने को मिलते हैं। और इसी दौरान राजपूत काल का जन्म होता है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में पूर्व मध्यकाल में राजपूत काल का जन्म होता है। अब राजपूत काल में हुआ क्या, देखिए केंद्र बिंदु बना कन्नौज, कन्नौज के लिए होगा त्रिकोणीय संघर्ष। लेकिन राजपूत काल में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न शासकों का उदय देखने को मिलता है। एक तो यदि आप मेन स्ट्रीम में देखें तो गुर्जर प्रतिहार वंश है आपका, मेन स्ट्रीम में आपका गुर्जर प्रतिहार वंश है, मेन स्ट्रीम में गुर्जर प्रतिहार वंश है आपका, है ना। गुर्जर प्रतिहार वंश गुजरात वाले क्षेत्र से लेकर के जो दक्षिण का विभिन्न क्षेत्र था, यहां तक दिल्ली तक वाले क्षेत्र में इनका विस्तार था। गुर्जर प्रतिहार वंश का राजस्थान का भी क्षेत्र था। चौहान वंश दिल्ली वाले क्षेत्र में, चंदेल वंश बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में, परमार वंश मालवा वाले क्षेत्र में, चालुक्य वंश
गुजरात वाले क्षेत्र में, हिंदू शाही वंश गंधार वाले क्षेत्र में, ये सब डिटेल में मैं कराऊंगा। इनकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इन सबको मैं इन डेप्थ भी आपको पढ़ाऊंगा। चालुक्य वंश बातापी वाले क्षेत्र में, पल्लव वंश कांची वाले क्षेत्र में, पांड्य वंश मदुरा वाले क्षेत्र में, चोल वंश चोल मंडपम वाले क्षेत्र में, राष्ट्रकूट वंश मानिखेट वाले क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में राजपूत शासकों के द्वारा यहां पर शासन स्थापित किया गया। राजपूत शासकों के द्वारा समय समय पर यहां पर चीजें हुई। तो इसी दौरान जब पूर्व मध्यकाल चल रहा था, जैसा कि मैंने बताया, कन्नौज एक महत्वपूर्ण केंद्र बन करके निकला। एक व्यापारिक केंद्र के तौर पे भी था और एक केंद्र बिंदु भी था पूरे भारतवर्ष का। कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष हुआ गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासकों के बीच में, और लगातार समय समय पर यहां पर युद्ध चलते रहे। हर शासक के समय काल पे कन्नौज पर आधिपत्य जमाने के लिए, कन्नौज पे अपनी शासन सत्ता को प्रभावी करने के लिए एक संघर्ष हुआ जिसे त्रिकोणीय संघर्ष कहते हैं। लगभग 100 साल तक युद्ध चला, 100 साल तक, और अंतिम विजय गुर्जर प्रतिहारों की हुई। जैसे ही शासक, देखो, दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट आ जाते थे, बंगाल से पाल आ जाते थे, और यहां पर गुर्जर प्रतिहार तो थे ही, लेकिन अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा। अब गुर्जर प्रतिहार में संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। देखो, आमतौर पे कालानुक्रम बहुत पूछता है, इस समय कालानुक्रम किस शासक के द्वारा कौन सी उपाधि ली गई, है ना। और गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी जो थी आपकी भीनमाल थी, मान्यखेट वाले क्षेत्र में। ये मान्यखेट में राष्ट्रकूट थे आपके। तो संस्थापक नागभट्ट प्रथम था यहाँ पे। त्रिकोणीय संघर्ष वत्सराज के समय पे प्रारंभ हुआ था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल था यहाँ पे। महमूद गजनवी ने यहाँ पे मल्टीपल, अभी हम आएंगे, पूर्व मध्यकाल की एक घटना है विदेशी जो है आक्रमणकारी। और जब मैं विदेशी आक्रमणकारी पढ़ाऊंगा तो वहां पे शुरुआत ही करेंगे मोहम्मद बिन कासिम से। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम पहला अरब आक्रमणकारी था जिसने सिंध के शासक दाहिर पे हमला किया। उसके बाद लगातार जो है भारत में तुर्की आक्रमण होते रहे। फिर तुर्की आक्रमणों में महमूद गजनवी गजनी आक्रमण हुआ, फिर गौरी का आक्रमण हुआ, फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो प्रतिहार वंश के फाउंडर कौन थे? नागभट्ट प्रथम। क्वेश्चन पूछ लेता है, 730 एडी में इनके द्वारा किया गया। राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो दंती दुर्ग के द्वारा उसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। यहां पे मैं 3 के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तो दंती दुर्ग जो आपके हैं, दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं। 752 एडी में एस्टेब्लिशमेंट हुआ। राजधानी मान्यखेट थी। एलोरा के टेम्पल्स के बारे में आपने सुना है, एलोरा का कैलाश मंदिर हो गया, कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। कर्क द्वितीय अंतिम शासक था इसका। पाल वंश का फाउंडर जो आपका था गोपाल थे। बिहार और बंगाल और विक्रमशिला जो आपने नाम सुना है विश्वविद्यालय है, इसके प्रमुख शासक धर्मपाल, है ना, धर्मपाल फिर उसके उत्तराधिकारी रहे। तो आपका जो है ये आपको ध्यान रखना है, 3 आपके ये तीनों के द्वारा प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गोपाल के द्वारा 750 एडी में पाल वंश की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का काम जो है धर्मपाल के द्वारा कराया गया था और गोविंद पाल अंतिम शासक था इसमें से। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ और जो कि मैंने आपको बहुत सारे इस समय का जो पूरा का पूरा राजपूत काल के शासक थे सारे आपको बताए। ठीक है, अभी इनके बारे में हम आगे चल के डिटेल करेंगे, अभी हम एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं। इसी दौरान भारत में विदेशी आक्रमण होना चालू हो जाता है, फिर से एक नया आक्रमण। हर समय काल में एक विदेशी आक्रमण हुआ। सबसे पहले हमारे देश में ईरानी आक्रमण हुआ, यूनानी आक्रमण हुआ, फिर शक आए, पलाहव आए, हिंद यूनानी आए, कुषाण आए, फिर हूणों का आक्रमण हुआ। अब एक मुस्लिम आक्रमण होता है भारत में। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में भारत में पहला आक्रमण किया। भारत का पहला मुस्लिम शासक है। इसके बाद 2 महत्वपूर्ण शासक, एक महमूद गजनवी और एक मोहम्मद गौरी। महमूद गजनवी ने 998 एडी से लेकर 1030 एडी तक कंटिन्यूअस जो है, आपको पता है किसका बेटा था गजनी? गजनी का शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। सुबुक्तगीन के पिता का नाम अलप्तगीन था। तो सुबुक्तगीन का पुत्र था आपका गजनी, और भारत पे 17 बार आक्रमण करने की बातें इतिहासकार बोलते हैं। 1000 एडी से 1027 एडी तक उसने कंटिन्यूअस आक्रमण किया। उसका जो सबसे प्रभावी आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1026 एडी में उसके द्वारा किया गया। और
इसके दरबारी कवियों में से बहुत सारे दरबारी थे, चाहे अलबरूनी रहा हो, अलबरूनी ने एक किताब लिखी है किताबुल हिंद, फिरदौसी ने शाहनामा लिखी है, इसी के समय जो है बैहाकी, तहरीक सुबुक्तगीन, कई सारी पुस्तकें लिखी गई। तो इसके दरबारी कवि भी महमूद गजनी के होते थे, मल्टीपल, इसको हम आगे डिटेल में करेंगे। गौरी के बाद माफ करिएगा, गजनबी के बाद 1030 एडी में गजनबी की मृत्यु हो गई। फिर आता है मोहम्मद गौरी, ठीक है। इसी दौरान पे देखिए विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण, मैं आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बना रहा हूं, हम इस फ्रेमवर्क का विस्तार करेंगे। पहले आपका बेस क्लियर हो, आपको थोड़ा स्पष्टता हो, आप इंटरलिंक कर पाएं। यदि आप मेरी पहली क्लास आपने प्राचीन भारत का संपूर्ण इतिहास का फ्रेमवर्क देख लिया है, अब ये मध्यकालीन का जो इतिहास का फ्रेमवर्क है, इसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास का भी फ्रेमवर्क बनाएंगे, ताकि आपके दिमाग में एक स्पष्टता रहे। इसके बाद ये घटना हो, इसके बाद ये घटना हो, इसके बाद ये घटना हो। हम पूर्व मध्यकाल की प्रमुख घटनाएं 3 घटनाओं पे देख रहे हैं, एक राजपूत काल, कन्नौज के लिए संघर्ष और विदेशी आक्रमण, ठीक है। तो विदेशी आक्रमण में गजनवी के बाद गौरी का आक्रमण हुआ। गौरी गौर प्रांत का शासक था। पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान में किया, पराजित हुआ। फिर इसने भीमद्वती के समय, भीमद्वती गुजरात का शासक था, मूलराज द्वितीय, उससे भी पराजित हुआ 1178 में इसने। इसके बाद इसने 2 युद्ध लड़े। एक युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध था 1191 में पृथ्वीराज चौहान में, पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे इस पूरे युद्ध में। द्वितीय युद्ध जो है तराइन का द्वितीय युद्ध था 1192 में, पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए, गोरी इसमें विजयी हुआ। और इसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, जयचंद जो है इसमें पराजित हुआ और गोरी विजयी रहा। 3 ये बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं निर्णायक युद्ध थे भारत के इतिहास के। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, पहला 1191 में, दूसरा 1192 में। तराइन का तीसरा युद्ध भी होता है, लेकिन वो इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दावज के बीच में होता है, वो 1215 में होता है, वो बाद की घटना है। तराइन का तीसरा युद्ध है ना, इल्तुतमिश और याजुद्दीन यल्दावज, ये आपके गौरी के जो है गुलाम थे दोनों के दोनों। और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, गुलामों का गुलाम कहा जाता है, वो बात की कहानी है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो एक्चुअल में विदेशी आक्रमणकारी में 3 घटनाएं थी आपकी। एक तो काशिम का आक्रमण, काशिम के आक्रमण के बाद गजनी का आक्रमण, और इसके बाद तीसरा आक्रमण गौरी का आक्रमण, ठीक है। ये विदेशी आक्रमण का इतिहास हमें पूर्व मध्यकाल में पढ़ना है। पूर्व मध्यकाल इसी के साथ आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है बहुत डिटेल, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास किया है। गजनी का आक्रमण मैंने आपको बताया 17 आक्रमण थे। गौरी का आक्रमण तराइन का प्रथम, द्वितीय चंदावर, राजपूत राजाओं के हार के कारण तुर्की आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा भारत में, और इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। दिल्ली सल्तनत मध्यकाल में आता है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में है आपका दिल्ली सल्तनत। 2 चीजें देखनी है हमें यहाँ पे। पहला है दिल्ली सल्तनत 1200 एडी से लेकर के गौरी की मृत्यु के बाद उसके गुलाम जहां जहां पर थे, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो, नसरुद्दीन कुबाचा हो, या फिर आपका ताजुद्दीन यल्दावज हो, इनके द्वारा शासन सत्ता को जो है केंद्रित कर लिया जाता है। तो दिल्ली सल्तनत 1200 एडी से लेकर के आपका 1526 एडी, बाबर के आगमन से पहले दिल्ली सल्तनत का टाइम था। दूसरा टाइम पीरियड आपका मुगल काल का टाइम पीरियड है। मुगल काल, मुगल काल बहुत विस्तारित काल है। 1526 को बाबर ने भारत को जीता था, है ना, इब्राहिम लोदी को हराया था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उसके बाद 1857 तक मुगल काल चलता है, 1857 तक। एक्चुअल में जो मुगल काल का जो एक तरीके से पीक पीरियड है, पीक है, वो है 1526 से लेके 1707, ये मुगल काल है। फिर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद 1857 तक उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं। इसके बाद दक्षिण में, दक्कन रीजन में, दक्कन क्षेत्र, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण भारत का इतिहास, ये दोनों हमें देखना है। यहाँ पे मराठाओं का उदय भी इसी काल की बहुत महत्वपूर्ण घटना है आपकी। तो दिल्ली सल्तनत में 5 प्रमुख वंश थे। दिल्ली सल्तनत के 5 प्रमुख वंश हैं। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक लंबा समय पीरियड है। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश का टाइम पीरियड 1206 से लेके 1290, फिर खिलजी वंश का जो है 1290 से लेके
1320, फिर तुगलक वंश 1320 से लेकर 1398, सैयद वंश 1414 से लेकर 1451, लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526। ठीक है, ये पूरा एक टाइम पीरियड है, टेन्योर है, क्रम से आपको पता होना चाहिए। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहते हैं, दास वंश भी कहते हैं, फिर खिलजी वंश, इसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, अब देखो गुलाम वंश के यदि हम शासकों की बात करें तो आपको पता है कि इसका जो एग्जैक्ट फाउंडर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना। 1206 से लेके 1210 लंबे समय तक ये नहीं रहा। इसके बाद आपका आराम शाह आता है, कुछ समय के लिए आराम करने के लिए, 6 महीने का शासनकाल रहता है आराम शाह का। फिर इल्तुतमिश आ जाता है, इल्तुतमिश का शासनकाल लंबा रहता है। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, 1211 से लेकर 1336 तक। फिर इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज आता है, फिर उसकी बेटी रजिया बेगम, रजिया के बाद बराम शाह आता है, रजिया के बाद बहराम शाह आता है, बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह आता है, फिर नसरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठता है। फिर आपका इसका एक महत्वपूर्ण शासक है गयासुद्दीन बलबन के बाद कैकुबाद और क्यूमर्स। ऐसे करके पूरे गुलाम वंश के शासक हैं जिनको हम आगे चल के थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ही वो व्यक्ति था जिसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। लक्स बक कहते थे इसको, या कुरान खां के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। इसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनाई है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। 1210 में चौगान यानी आधुनिक पोलो गेम खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश ने 1211 में राजधानी, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लाहौर हुआ करती थी, लाहौर से दिल्ली इस्टेब्लिशमेंट की, राजधानी परिवर्तन किया 1211 में। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। कुतुब मीनार के निर्माण में 3 शासक आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बाद आपका इल्तुतमिश और इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसको पूरा कंप्लीट कराया था। 5 मंजिला आपकी इमारत है। अच्छा, एक अलाई मीनार भी बनवाने का प्रस्ताव बाद में अलाउद्दीन ने रखा। अलाउद्दीन भी एक मीनार बना रहा था जिसका नाम था अलाई मीनार। अलाई मीनार कुतुबुद्दीन परिसर में ही अवस्थित है, वहीं पे जहां पे कुतुब मीनार है उसी परिसर पे एक और मीनार है जो कुतुब मीनार से जस्ट डबल बनवाना चाहता था, बहुत बड़ी, बहुत विशाल। लेकिन उस समय युद्ध कार्य और थोड़ा सा धन संकट भी आया, अलाउद्दीन का बहुत ज्यादा लंबे समय तक शासनकाल भी नहीं रहा, तो उसको सानी की मीनार भी कहते हैं, अलाई मीनार भी कहते हैं। वो निर्माण कार्य पूरा अधूरा रह गया। आज भी आपकी वो मीनार वहां पे है, मैंने आर्ट एंड कल्चर की क्लास में उसको डिटेल में बताया है, आपका दिखाया भी है वो मीनार को। आप लोग भी गूगल करके देख सकते हैं कि एक अधूरी मीनार है वहीं पर कुतुब मीनार परिसर में, जिसको हम अलाई मीनार कहते हैं। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। इसके द्वारा चहलगानी बनाई गई, 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया गया जिसको तुर्कान चहलगानी इसने नाम दिया। इसने टंका चलवाया, टंका चांदी का एक सिक्का था। जीतल, ये 2 मुद्राएं इसने चलाई, टंका और जीतल। जीतल तांबे का सिक्का था आपका, 2 सिक्के इसने चलवाए। और इक्ता प्रणाली, इक्ता व्यवस्था भी इसके द्वारा शुरू की गई इल्तुतमिश के द्वारा। अभी हम बात करें थोड़ा सा इन शासकों के द्वारा। रजिया के बारे में आपको पता है कि रजिया दिल्ली की सुल्तान बनने वाली एकमात्र महिला शासिका थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी, और बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारत के इतिहास में पहली महिला शासिका बनना ये अपने आप में एक सामान्य सी बात नहीं थी, क्योंकि जो चहलगानी थी उसका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था। और ऐसे में दिल्ली में लगातार इसका जो विद्रोह चल रहा था, इसने अल्तुनिया से शादी की। पहले अल्तुनिया ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया, बाद में अल्तुनिया से इसने विवाह कर लिया। अंत में रजिया को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद जो इसका तीसरा प्रमुख कैरेक्टर है वो है बलबन। वास्तविक नाम था बहाउद्दीन बलबन। इसने इलाही की उपाधि धारण की, जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। स्वयं को नियामत खुदाई घोषित किया। ईरानी परंपरा सिजदा और पैबोस को इसने चालू किया, बलबन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नैरोज त्योहार को मनाना, पारसी त्योहार है, नैरोज त्योहार को मनाना चालू किया। लव और रक्त की परंपरा की नीति अपनाई, एक कठोर शासन पद्धति देखने को मिलती है। इसने तुर्कान चहलगानी को समाप्त कर दिया। तो ये कुछ काम है प्रमुख शासकों की जिनको हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे। खिलजी वंश के यदि प्रमुख, ये सब चीजें
फाउंडेशन बैच में प्राचीन काल और मध्यकाल में बहुत डिटेल में है, बहुत डेप्थ में है, हर एक चीज को मैंने लिखवाया भी है, नोट्स भी बनवाए हैं, समझाई भी हैं। हम यहाँ पे रिवीजन के प्रोस्पेक्टिव से पूरा सेशन कर रहे हैं, हम रिवीजन के प्रोस्पेक्टिव से चीजों को समझा रहे हैं। मैं आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना चाहता हूँ, चीजों को रिकॉल कराना चाहता हूँ, इसके बाद एक एक चीज के फैक्ट हम देखते जाएंगे, ठीक है। खिलजी वंश के इसके बाद खिलजी वंश आता है ना। क्यूमर्स की हत्या की जाती है। खिलजी वंश का शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो फाउंडर था इसका 1290 से लेकर 1296 तक रहा। मलिक छज्जू का विद्रोह इसी के समय हुआ। 1296 में इसके भतीजे अलाउद्दीन ने इसकी हत्या कर दी। आपने एक मूवी भी बनी है, देखी होगी। फिर अलाउद्दीन खिलजी आया। आप समझ नहीं सकते, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति बैठा जो अपने आप को सिकंदर ए सानी कहता था, पूरा विश्व विजय का जो है सपना देखता था। सिकंदर द्वितीय की उपाधि ली थी उसने, सिकंदर ए शानी की। पहला आक्रमण गुजरात में किया उसने, ठीक है। मलिक काफूर नामक दास गुजरात से ही उसको प्राप्त हुआ। मलिक काफूर इसके पास था। इसने बहुत सारे काम किए, ठीक है। इसके पहले मैं अभियानों की बात करूं तो गुजरात अभियान में कर्णदेव को पराजित किया, रणथंभौर में हमीर देव, मेवाड़ में राजा रतन सिंह, पद्मावत आपने मूवी देखी होगी। मालवा के महालक, जालौर में कलहड़ देव, देवगिरी के शासक रामचंद्र देव और शंकर देव को पराजित किया। वारंगल में प्रताप रुद्र देव द्वितीय थे। द्वार समुद्र में बीर बल्लाल तृतीय था। मदुरै में बीर पांड्य था। इन सबको अलाउद्दीन ने पराजित किया। इसके द्वारा भूमि की पैमाइश प्रारंभ की गई, लगान वसूल करना चालू किया गया। इसने एक नया डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने मुक्तराज, ठीक है। दीवाने मुक्त खराज नामक एक विभाग बनाया। बाजार नियंत्रण के लिए मूल्य नियंत्रण नीति को लागू किया। घोड़ों को दागने की नीति, सैनिकों का हुलिया रखने की नीति, ये सब कुछ आपका अलाउद्दीन के द्वारा ही प्रारंभ किया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी इस इतिहास का हीरो था, आप ये समझ लीजिए। मध्यकाल में यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की जब हम बात करते हैं, हमने गुलाम वंश के बारे में समझा। गुलाम वंश थोड़ा थोड़ा मैं आपको क्लू दे रहा हूं ताकि आपके ये दिमाग में एक तस्वीर बने। फिर हम खिलजी वंश की बात कर रहे हैं। खिलजी वंश, तो अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश करा करके लगान वसूल किया, है ना। एक डिपार्टमेंट बनाया, दीवान मुक्त खराज, ठीक है। बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण नीति लागू किया। घोड़ों को दागने, सैनिकों का हुलिया रखने की नीति इसी के द्वारा प्रारंभ की गई। और अंतिम शासक जो है खिलजी वंश का नसरुद्दीन खुसरो शाह था, ठीक है। इसके बाद एक प्रमुख वंश आता है दिल्ली की गद्दी पे, तुगलक वंश। तुगलक वंश के फाउंडर का नाम है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश 1320 में गद्दी पर बैठा गयासुद्दीन तुगलक। इसने तुगलक वंश का संस्थान, इसने उदारता की नीति अपनाई, ठीक है। इसने तुगलकाबाद नामक नगर का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण कराने वाला पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ही था आपका। इसके बाद इसका बेटा आया, कहते हैं बेटे ने ही गयासुद्दीन तुगलक को मार दिया। इसके बाद इनका बेटा आया जूना खां। जूना खां को मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, उलूक खां के नाम से भी इसको जानते हैं। इसने बहुत सारे काम किए, हर काम इसका उल्टा ही गया, हर निर्णय इसका गलत साबित हुआ। इसने दोआब में कर वृद्धि की तो वहां अकाल पड़ गया। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी स्थानांतरित की, वापस राजधानी लानी पड़ी। इसने टोकन मनी चलाई, सांकेतिक मुद्रा चलाई, बाद में उसको भी चलन से बाहर करना पड़ा। इसने खुरासान अभियान किया, इसने कराचिल अभियान किया। सारे काम उल्टे सुल्टे होते गए। तो पहले इसने दोआब में टैक्स वृद्धि की, फिर राजधानी परिवर्तन कराया, सांकेतिक मुद्रा चलवाई, खुरासान कराचिल अभियान कराया। ये इसकी मतलब अदूरदर्शी नीति का ही परिणाम था कि हर बार ये असफल होता रहा। इसने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए दीवाने अमीर कोही नामक एक जो है अलग से एक पूरा का पूरा विभाग बनाया, डिपार्टमेंट बनाया एग्रीकल्चर के लिए। इसके समय काल में इब्न बतूता भारत आया था और इब्न बतूता को सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। तो इब्न बतूता तुगलक के समय आया, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था, ठीक है। 1333 में मोरक्को यात्री भारत आया था और इसका एक ग्रंथ है इब्न बतूता का रेहला, याद रखिएगा, रेहला से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। बहुत महान शासकों में से यदि देखें तो फिरोज शाह तुगलक का नाम भी आता है तुगलक वंश के शासकों में, ठीक है। और इसके द्वारा बहुत सारे काम किए गए। एक तो सिंचाई कर लगाया गया। सिंचाई कर का नाम था हाके सर्ब। हाके सर्ब लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान आपका बना ये। और इसने एक आपका लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी की थी।
मतलब पीडब्ल्यूडी आप सभी देखते हैं ना, वर्तमान में आपका सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है और पीडब्ल्यूडी स्टेट गवर्नमेंट की भी रहते हैं। तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसके कई सारे ऐसी नीतियां भी हैं, जैसे ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक है। इसको सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। इस्लामी कानून के द्वारा 4 टैक्स इसने लगाए, खराज, खम्स, जजिया और जकात। ये 4 जो है इस्लामी टैक्स हैं जो देने चाहिए, उसको इसने लगवाया। इसने नए बहुत सारे शहर बनवाए, फतेहाबाद बनवाया, हिसार इसके द्वारा स्टैब्लिशमेंट किया गया हरियाणा में, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर अपने भाई जूना खां के याद पे इसने करवाया था। ठीक है, इसके समय नए सारे डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान एक, इसके समय दास बहुत सारे थे, लगभग 80,000 दास स्वयं रखता था, तो एक दासों के लिए डिपार्टमेंट इसने बनाया, दीवाने बंदगान। दीवाने खैरात, दीवान उल सफा, ये सारे डिपार्टमेंट इसके द्वारा बनवाए गए। इसने एक नया सिक्का चलवाया जिसका नाम था ससगनी। ससगनी सिक्का भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही चलवाया गया था। आप सभी लोग एक बार मुझे सुनते जाइएगा, यदि आपने पढ़ रखा है तो आपको रिवीजन में टाइम नहीं लगेगा। मैं बहुत शार्प और बहुत फास्ट रिवीजन करवा रहा हूं, आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बनवा रहा हूं। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक एक महत्वपूर्ण शासक था और अंतिम शासक आया नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके समय काल पे ही सार्की साम्राज्य का जन्म हुआ। मलिक सरवर ने जौनपुर का स्वतंत्र राज्य बना दिया, है ना। इसके शासन काल में ही 1398 में तैमूर अलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया और तैमूर अलंग के आक्रमण के परिणाम स्वरूप तुगलक वंश समाप्त हो जाता है। एक नए वंश का स्वरूप देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं सैयद वंश। दिल्ली में एक बहुत कम कार्यकाल है इनका, सैयदों का। सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। तैमूर अलंग का सेनापति था। तैमूर अलंग इसको शासक बना के गया यहाँ का। और इस वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। जब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे तो एक एक शासक को हम देखने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अगला वंश आता है जो सल्तनत काल का अंतिम वंश होता है, जिसका नाम है लोदी वंश। लोदी वंश के शासकों का शासनकाल आता है। लोदी वंश में जो इसका फाउंडर है उसका नाम है बहलोल लोदी। याद रखिएगा, लोदी वंश के फाउंडर का नाम है बहलोल लोदी और इसने बहलोल नामक सिक्का चलवाया था। बहलोल लोदी ने बहलोल नामक सिक्का चलवाया 1451 से 1479 तक। लोदी वंश का संस्थापक था ये आपका बहलोल लोदी। जौनपुर राज्य को जीत करके दिल्ली सल्तनत में इसने मिला लिया। ठीक है, जौनपुर राज्य को जीत करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। सिकंदर लोदी इसके बाद आया 1479 से 1517। सिकंदर लोदी दूसरा आपका मतलब रहा, बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी। 1504 में आगरा शहर जो आपका एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो आपका सिकंदर लोधी ने ही एस्टेब्लिशमेंट किया। आगरा शहर का फाउंडर सिकंदर लोधी ही था। ठीक है, और लोधी वंश का यदि देखा जाए तो प्रमुख शासकों में से एक सिकंदर लोधी का नाम आता है। इसने एक भूमि का पैमाना स्टार्ट किया, गजे सिकंदरी प्रचलन में लाया इसने। इसके शासनकाल में आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद हुआ। गजे सिकंदरी नाम से ही उसका फारसी में अनुवाद इसने करवाया। इसके बाद ये मतलब चूंकि बड़ा विद्वान शासक था तो गुल रूपी नामक उपनाम से कविताएं भी लिखता था सिकंदर लोधी। मान विद्या के ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना भी की इसने। तो बहुत विद्वान शासकों में से सिकंदर लोधी का नाम आता है। लेकिन बस ये है कि कई जगह पे जो सबसे बड़ी समस्या निकल के आती है कि एक कम्युनल शासक के तौर पे भी इनकी छवियां बनी हुई हैं। हिंदू धर्म के प्रति इनकी अच्छी नीति नहीं थी, इस कारण से एक बड़े शासक, महान शासकों में इनकी गणना नहीं की जा सकती है। इन्हीं के समय काल पे ही आपके तुलसीदास थे, कबीरदास के साथ बहुत संघर्ष होता है सिकंदर लोधी का। नहीं, तुलसीदास शायद इस समय नहीं थे, अकबर के टाइम पीरियड पे थे, है ना। सिकंदर लोधी के टाइम पे कबीरदास थे, कबीरदास। इसके बाद अगले शासक आपका अंतिम शासक आता है इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर 1526 एडी के बीच में दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक है। इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच में खतौली का युद्ध होता है 1518 में। इब्राहिम लोधी इसमें हार जाता है। तो एक युद्ध अफगान होते हैं, ये अफगान है, लोधी शासक अफगान है, बाकी जितने भी आपके तुर्क शासक हैं। लोधी आपके अफगान शासक हैं। ठीक है, प्रथम अफगान साम्राज्य के रूप में भी जानते हैं। तो एक खतौली का युद्ध भी होता है। खतौली का युद्ध इब्राहिम और राणा सांगा के बीच में होता है, 1518 एडी में होता है। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 एडी में।
ठीक है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित होता है और मारा जाता है, और यहीं से लोदी वंश समाप्त हो जाता है, लोदी वंश का खात्मा हो जाता है। ठीक है। अब देखिए सल्तनत काल का पूरा स्वरूप काफी बड़ा है। कब से चालू होता है? 1200 एडी से लेके 1526 एडी, और लगभग 5 वंश आते हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। प्रमुख शासकों के बारे में मैंने डिस्कस किया। इस समय प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी थे जिनके अलग अलग डिपार्टमेंट थे, जैसे वजीर वित्त विभाग का प्रमुख होता था, आरिज मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, दीवान इंसा व दबीर रशातल शाही पत्र विभाग का अधिकारी होता था, दीवान रशातल जो आपका था विदेश विभाग का भी अध्यक्ष होता था, विदेश विभाग भी इसके पास होता था, काजी कुजात न्याय विभाग का हुआ करता था, वरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था, वकील हाजिब दरबारी शिष्टाचार का प्रधान होता था, दरबारी शिष्टाचार से जुड़ा हुआ अधिकारी होता था। इसके बाद मुस्तौफी मुमालिक महालेखा परीक्षक था, मुजरी से मुमालिक महालेखाकार था। इन सबसे क्वेश्चन आते हैं, प्रशासनिक विभाग से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, और कई सारे चूंकि यहाँ पर प्रशासनिक विभागों की स्थापना हुई तो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। दीवान बंदगान दासों की देखरेख करता था, फिरोज तुगलक के टाइम पर। दीवान खैरात दान विभाग से जुड़ा हुआ था, फिरोज तुगलक ने स्टैब्लिशमेंट की। दीवान सफा चिकित्सा विभाग से जुड़ा हुआ था, फिरोज तुगलक के द्वारा स्टैब्लिशमेंट की गई। दीवान अमीर को ही कई बार क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग आता है, ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे स्टैब्लिशमेंट हुआ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। दीवान मुख्तराज ये बकाया राजस्व की वसूली करता था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। दीवान रियासत बाजार नियंत्रण का काम करता था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे। दीवान अर्ज बलबन के टाइम पीरियड पे सैन्य विभाग पूरा एक डिपार्टमेंट था आपका, सैन्य विभाग से जुड़ा हुआ था। ठीक है। और नायबे मालिकात ये प्रशासन संचालन से जुड़ा हुआ था, बहराम शाह का जो है से जिसका जुड़ाव था। तो अलग अलग ये आपके कुछ प्रमुख जुड़ाव हैं, शासक हैं, उनसे जुड़े हुए नाम हैं जो आपको जानने चाहिए, आपको समझने चाहिए। इस समय आप सभी को पता है मल्टीपल इस्टेब्लिशमेंट हुए आपके स्थापत्य को लेकर के सल्तनत काल के स्थापत्य में, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद आपकी दिल्ली में बनवाई गई है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया गया, कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में करवाया गया। इल्तुतमिश ने भी कई सारे काम कराए, उसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, साथ ही सुल्तानगढ़ी का किला मकबरा है इसका दिल्ली में बनाया गया, मदरसा ए मुज्जी दिल्ली में बनाया गया, बलबन का मकबरा दिल्ली में है, लाल महल बलबन के द्वारा बनाया गया, अभी दिल्ली में है। अलाउद्दीन खिलजी ने 2-3 काम करा, एक तो अलाई दरवाजा दिल्ली में अवस्थित है आपका, और हजार सितुन ये भी दिल्ली में अवस्थित है, हजार सितुन भी दिल्ली में आपका अवस्थित है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने अलाउद्दीन के समय जमात खाना मस्जिद भी आपकी बनवाई गई थी दिल्ली में। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बनवाया गया दिल्ली में, आदिलाबाद का किला बनवाया गया दिल्ली में, इब्राहिम लोदी ने सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में बनवाया। ये कुछ आपका है। इसके समय इस समय काल में साहित्य लेखन पे भी बहुत काम किया गया। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद आपकी अलबरूनी की पुस्तक है, तरीख यामनी उदबी की पुस्तक है, ताजुल माशिर आपका जो है हसन निजामी की पुस्तक है, तबकात नासरी मिनहाजुस सिराज की पुस्तक है, सियासतनामा निजामुद जो है आपका निजामुल मुल्क तूसी की पुस्तक है, फुतूह सलातीन मलिक इशामी की पुस्तक है, तरीक फिरोज शाही ये जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, तरीक फिरोज शाही, फतवा जहांदारी ये भी बर्नी की पुस्तक है, फुतवात है फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं लिखा है आपका। अमीर खुसरो ने कई किताबें लिखी हैं, नूहे सिपेहर, आशिका, तुगलकनामा, खजाइनुल फुतीह, रेहला इब्न बतूता की पुस्तक है, तरीक मुबारक शाही याहिया बिन अहमद पुस्तक है, शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है, चंदायत दाऊद ने लिखा है, मृगवती कुतुबन ने लिखा है, जफरनामा जो है मुल्ला यजदी ने लिखा है। तो ये कुछ आपकी पुस्तकें हैं। ठीक है। अब देखिए जब आप ये पढ़ रहे होंगे दिल्ली सल्तनत, तो दक्षिण भारत में इसी दौरान विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य, यहां से भी क्वेश्चन आपके पूछेगा और इसे भी हम डिटेल करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा काम है कि आप सभी के दिमाग में एक फ्रेमवर्क बनाना, वही फ्रेमवर्क का काम मैं कर रहा हूं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई और स्थापना करने वाले जो थे इनका नाम था हरिहर और बुक्का। ठीक है। संत विद्यारण्य के प्रभाव में हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। इसमें 4 राजवंश आए, संगम वंश, शालुब वंश,
तुलुव वंश और अरावली वंश। वर्तमान नाम हम्पी है विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी में आप देख रहे हैं अभी होयलेश्वर मंदिर या विभिन्न वहां पे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपकी अवस्थित हैं, इस्टेब्लिशमेंट है। तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश आए आपके, संगम वंश, शुलुभ वंश, तालुब वंश, आर्यभूति वंश। संगम वंश का टाइम पीरियड 1336 से लेकर 1385 था। हरिहर और बुक्का जो है प्रमुख शासक थे आपके। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, विरूपाक्ष, बुक्का द्वितीय, है ना, देवराय, देवराय द्वितीय, देवराय बड़े प्रमुख शासक थे, मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष, तो इनके बारे में आगे देखेंगे हम लोग। सालुब वंश का जो फाउंडर थे उनका नाम था नरसिंह सालुब। इन्हीं के समय एक शासक था नरसा नायक। फिर तालुब वंश आया, कृष्णदेव जो है इसमें वीर नरसिंह के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट किया गया तालुब वंश को। तो देखिए पहले आपका संगम वंश है विजयनगर साम्राज्य में, हरिहर और बुक्का के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट किया गया, ठीक है। फिर सालुब वंश है, सालुब वंश के हैं नरसिंह, नरसिंह सालुब, ठीक है, नरसिंह सालुब के नाम ही सालुब वंश है। तालुब वंश के शासक हैं, फाउंडर हैं वीर नरसिंह। इसी में कृष्णदेव राय बड़े प्रमुख शासक थे, कृष्णदेव राय, अच्युत राय, वेंकट द्वितीय, सदाशिव राय, ये कुछ प्रमुख शासक हैं। और अंतिम वंश है आपका आराविडु वंश, ठीक है। आराविडु वंश के फाउंडर थे तिरुमल, तिरुमल, श्रीरंगम प्रथम, वेंकट द्वितीय, श्रीरंगम द्वितीय, रामदेव, वेंकट तृतीय, श्रीरंगम तृतीय। आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में मैंने पढ़ाई है, ठीक है। और इस समय की जो प्रमुख घटनाएं थी विजयनगर साम्राज्य की, अलग अलग घटनाएं अलग अलग समय काल पे हमें समझनी होगी। एक विजयनगर साम्राज्य में जो शासक थे कृष्णदेव राय थे, है ना। हजारा राम स्वामी मंदिर व विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था, ठीक है। नागलपुर नामक नगर कृष्णदेव राय के द्वारा बसाया गया था। जनवरी 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है, और तालीकोटा के युद्ध को ही राक्षस तांगड़ी युद्ध भी कहते हैं, गांव था वहीं युद्ध होता है। और इसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर राज्यों ने आपका जो है एक संघ बनाया और विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया। तालीकोटा युद्ध या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, अथवा इसको बन्नी हट्टी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य जो है पराजित हो गया। राम राय नेतृत्व कर रहे थे और विजयनगर साम्राज्य मल्टीपल भागों में विभाजित हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझना है। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक हरिहर प्रथम था, ठीक है। और ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखिएगा, कुमार कंपन के द्वारा मदुरा की जब विजय की गई उसके उपलक्ष्य में उनकी पत्नी गंगा देवी के द्वारा मदुरा विजयम नामक ग्रंथ लिखा गया। इसी समय एक उपाधि है जो बड़ी प्रमुख उपाधि है, बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठा पत्र, वेद मार्ग प्रतिष्ठा पत्र की जो उपाधि है बुक्का प्रथम ने धारण की। देवराय प्रथम और बहमनी शासक फिरोज शाह के बीच में सोनार की बेटी का युद्ध हुआ, ठीक है। देवराय द्वितीय ने इमाड़ी देवराय भी कहा जाता है। कृष्ण देवराय को आंध्र भोज या यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि भी दी गई है। कृष्ण देवराय प्रमुख शासकों में से एक आते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना है। कृष्ण देवराय ने कुछ पुस्तकें भी लिखी जिसमें से अमुक्त मालदत्त और जामवती कल्याणम कुछ पुस्तकें थी आपकी, ठीक है। जब आपका विजयनगर साम्राज्य विभाजित हुआ, विजयनगर साम्राज्य के बाद बहमनी साम्राज्य भी 5 भागों में विभाजित हो गया। विजयनगर साम्राज्य पराजित हो गया राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में। उसके बाद करीम उल्लाह की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। बीजापुर, ठीक है, बीजापुर में आदिल शाही थी आपकी, यूसुफ आदिल शाह यहाँ का शासक 1489 में। गोलकुंडा, यहाँ कुतुब शाही थी गोलकुंडा में। अहमदनगर में निजाम शाही थी, मलिक अहमद शाह। गोलकुंडा में कुतुब शाह था, ठीक है। वीदर में वरीद शाही थी, अमीर अली वरीद था यहाँ का शासक। और बरार में इमाद शाही थी, फतेह उल्लाह इमाद शाह यहाँ का शासक था, ठीक है। तो आदिल शाही वंश में इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को गरीबों में सहायता करने के कारण से अबला बाबा के नाम से भी जानते हैं। अबला बाबा किसको कहा जाता है? आदिल शाही वंश का संस्थापक आदिल शाह द्वितीय के बारे में। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीत संग्रह किताब नौरस की रचना की, ठीक है। फरिश्ता इस समय था, तरीके फरिश्ता की पुस्तक जो है वो आदिल शाही वंश के समय काल पे ही आई आपकी। आदिल शाह ने ही बीजापुर में गोल गुंबद का निर्माण करवाया, गोल गुंबद यहाँ पर है ना। तो ये आपको विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, ये सब चीजें हम लोग एक बार देखेंगे, जितना इंपॉर्टेंट होगा सब देखेंगे। कुछ चीजें मैं यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट आपको करवा रहा हूँ। इसी समय भक्ति आंदोलन का भी उदय हुआ। भक्ति आंदोलन, सूफी संत और
फिर आपका पूरा का पूरा सूफीवाद और भक्ति, है ना। दक्षिण भारत में भक्ति का प्रसार अलवार संतों के द्वारा किया गया, विष्णु के उपासक, नयनार संतों के द्वारा किया गया। अलवार विष्णु के उपासक और नयनार शिव के उपासक थे, इनके द्वारा ही भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया गया आपका। महाराष्ट्र में वैष्णव भक्ति परंपरा कायम थी। वैष्णव भक्ति के जुड़े हुए बरकरी संप्रदाय, धरकरी संप्रदाय, बरकरी संप्रदाय में विट्ठल थे जिनको बिठोआ कहते थे, कृष्ण की एक रूप की पूजा करते थे। धरकरी संप्रदाय राम की पूजा करते थे, बरकरी समुदाय कृष्ण की पूजा करते थे, है ना। बिठोआ विट्ठल कृष्ण का ही एक अवतार माना जाता है। और इस समय मल्टीपल संत आपको देखने को मिलेंगे। शंकराचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक, रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद के संस्थापक, अभी बहुत सारी मूर्तियां आपकी बनाई जा रही हैं। मध्वाचार्य द्वैतवाद के संस्थापक, निम्बारकाचार्य द्वैतवाद के संपादक, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद के संस्थापक, है ना। और इसी दौरान आप सभी को पता है, एक तरफ आपका भक्ति आंदोलन चल रहा था, दूसरी तरफ सूफी आंदोलन चल रहा था। एक बार मैं केवल रिवीजन करवा रहा हूं, फास्ट ट्रैक रिवीजन करा रहा हूं, एक फ्रेमवर्क आपका बनवा रहा हूं। तो भक्ति आंदोलन के साथ साथ सूफी आंदोलन भी इस समय हुआ। मुस्लिम धर्म में सुधार को लेकर के, यह आपका जो वैदिक धर्म है उसमें सुधार को लेकर के, ब्राह्मण धर्म में सुधार को लेकर, और सूफी आंदोलन जो था वो इस्लामी कानून का पालन करने वाले बसरा कहलाते थे। चिश्ती, सूरावर्दी, फिरदौसी, कादरी, नक्शबंदी, ये बसरा कहलाते हैं। वेसरा, वे इस्लामी कानूनों से जो बंधे नहीं थे, उसमें आपके कलंदर, फिरदौसी, ये सब आते हैं आपके, ठीक है। तो चिश्ती सूफी सिलसिला शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके द्वारा स्थापन किया गया था भारत में। सूरावर्दी सिलसिला आपका शेख बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है, इनको शहाबुद्दीन सूरावर्दी भी कहा जाता है। कादरी सिलसिला अब्दुल कादरी जिलानी के द्वारा किया गया। नक्शबंदी सिलसिला ये आपके ख्वाजा बाकी बिल्लाह के द्वारा किया गया। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद के द्वारा इसको भारत में एस्टेब्लिशमेंट किया गया। फिरदौसी शेख जलालुद्दीन सुर्ख के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट किया गया। सतारी सिलसिला अब्दुल्ला सतारी के द्वारा किया गया। तो इस तरीके से भारत में जो है ये आपको जो है प्रमुख सूफी सिलसिले देखने को मिलते हैं। प्रमुख सूफी सिलसिलों के अंतर्गत हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सिलसिले हम लोग एक बार इनको भी देखेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। चीजें आप देखिए, मुझे बहुत टाइम नहीं लगता चीजों को फास्ट करने में, ठीक है। अब देखिए, एक तरफ मुगल काल का आरंभ हो रहा था, उसी के साथ साथ मराठा साम्राज्य का भी शुरुआत था। मराठा साम्राज्य भी शुरू हो रहा था। तो मराठा साम्राज्य के बारे में भी देखेंगे। पहले एक बार हम मुगल काल को भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, मुगल शासकों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से मुगल साम्राज्य का भारत में आगमन हुआ। तो अब चलते हैं, जो हमने यहां पे बात की थी, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और दक्कन का क्षेत्र। अब आते हैं हम मुगल काल में। मुगल काल का जो टाइम पीरियड है, शुरुआत होता है बाबर से। 1526 से लेकर 1707 आपका मुख्य रूप से मुगल काल रहा। बाबर इसका फाउंडर था, मुगल काल का फाउंडर का नाम बाबर था, आप सभी जानते हैं, ठीक है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, माता का नाम था आपका कुतलुग निगार खानम। ये आपका जो है एक तरफ से तो तैमूर राजवंश से जुड़ा हुआ था और दूसरी तरफ से ये आपका जो है चंगेज मंगोल राजवंश से जुड़ा हुआ था, ठीक है। इसके पुत्र, 4 पुत्र हुए इसके, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने एक पुस्तक भी लिखी है, तजुके बाबरी या बाबरनामा के नाम से लिखी है। बाबर जब भारत आए तो इसने कंटिन्यूअस 4 युद्ध लड़े। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में 21 अप्रैल में गर्मियों के दिन लड़ा गया बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, बाबर विजयी रहा। इसके तुरंत बाद खानवा का युद्ध हुआ 16 मार्च 1527 में, 1 साल बाद अप्रॉक्स, तो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ, बाबर विजयी रहा। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ठंडियों में लड़ा गया, अगले साल 28 में लड़ा गया, बाबर और मेदिनी राय के बीच में, बाबर विजयी रहा। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 गर्मियों में हुआ, बाबर और महमूद लोदी के बीच में, बाबर विजयी रहा। तो कंटिन्यूअस 4 युद्ध लड़े इसने। बाबर के बाद हुमायूं आता है। हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था काबुल में। 1530 में आगरा के सिंहासन पर बैठा पिता की मृत्यु के बाद दिल्ली में आप सभी को पता है हुमायूं का मकबरा है
है ना, पत्नी हाजी बेगम के द्वारा हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया गया। बहन ने हुमायूं नामा की पुस्तक लिखी, गुलबदन बेगम बहन का नाम है। 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसने भी मल्टीपल युद्ध लड़े, गद्दी पर बैठते ही पहले देवरा का युद्ध लड़ा, ठीक है, हुमायूं और अफगान शासकों के बीच, महमूद लोदी के बीच में युद्ध हुआ था, हुमायूं जीता। इसके बाद शेरशाह सूरी के साथ इसके दो युद्ध हुए। पहला 1539 में हुआ, जिसको हम चौसा का युद्ध कहते हैं, हुमायूं पराजित हुआ, शेरशाह जीता। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ, हुमायूं पराजित हुआ। तो चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में, शेरशाह दोनों में ही जीता। हुमायूं को भारत से बाहर कर दिया उसने। इसके बाद हुमायूं अगेन वापस आया 1515 में, और सरहिंद के युद्ध में उसने फिर से जीत ली और फिर से मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो इस बीच में 1540 से लेकर 1555 तक शेरशाह सूरी और सूरवंश के शासकों का शासन था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। मोहम्मद बहार खान लोहानी शेरशाह की उपाधि उसको देता है, मोहम्मद बहार खान लोहानी उसको शेर खां की उपाधि देता है। 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। 1545 में कलिंजर विजय के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद उसके जो अन्य शासक आते हैं, इसने भी बहुत सारे सुधार किए, कबूलियत चालू किया, पट्टा प्रथा चालू की, घोरों को दागना, उनकी पहचान, हुमिया, मतलब उसने एक तरीके से, टोडरमल इसके टाइम पे इकोनॉमिस्ट था, फिर बाद में अकबर के दरबार पे ही वही इकोनॉमिस्ट आगे जो है कंटिन्यूअस करता है। तो इसने इकोनॉमी में बहुत सारे महत्वपूर्ण योगदान इसने दिया है, ठीक है। अब देखिए अगला शासक जो आपका था वो था अकबर। अकबर, हुमायूं के बाद अकबर आता है। 1542 में अमरकोट में राजा बीर साल के महल में अकबर का जन्म होता है। माता का नाम हमीदा बानो बेगम, हुमायूं और हमीदा बानो बेगम की पुत्र। बचपन का नाम जलाल होता है, आप सभी कम जानते होंगे, अकबर का बचपन का नाम जलाल, ठीक है। बहरम खां के संरक्षण में शासक बनता है 1556 में, कलानौर में इसका राज्याभिषेक किया जाता है। मृत्यु काफी लंबा समय काल रहा अकबर का, मध्यकाल का एक महानतम शासकों में इसकी गणना की जाती है। 1605 एडी में इसकी मृत्यु होती है। सिकंदरा आगरा के पास इसका आज भी कब्रिस्तान है, आज भी वहां पर इसका मकबरा है। बैठते ही इसने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा। 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ। अकबर की विजय हुई इसमें। किसकी विजय हुई? अकबर की विजय हुई। इसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 15-18 जून 1576, वो बड़ा प्रमुख युद्धों की बात कर रहा हूं। हल्दी घाटी 1576 में लड़ा गया, अकबर विजय हुआ। अकबर और राणा सांगा के बीच में, राणा प्रताप जी के बीच में यह युद्ध हुआ। लेकिन यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि महाराणा प्रताप जी ने कभी भी इस युद्ध में अकबर की स्वाधीनता को स्वीकारा नहीं, इसलिए राणा प्रताप जी की जीत हुई, ऐसा ही इतिहास में कई जगह वर्णन आपको मिलता है, और मेरा मानना भी यही है, ठीक है। कई जगह किताबों में मिलेगा कि अकबर जीत गया, लेकिन जब तक स्वाधीनता उन्होंने स्वीकारी नहीं तो उसको, और एक बहुत बड़ा सीख है, सबक है कि हमारे इतिहास में ऐसे बहुत सारे शासक रहे जिन्होंने इतिहास को एक आदर्श रूप दिया कि कैसे आपको अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए यदि घास की रोटियां भी खानी पड़ी तो भी उन्होंने स्वीकार किया, ठीक है। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच में हुआ, जिसमें अकबर जो है उसकी हार मान सकते हैं, हार ही हुई, है ना। और इसके बाद जो है मुगल सेना के नेतृत्व में मान सिंह और आसफ खां के द्वारा पूरा लीड किया गया था। इसके बाद आप देखेंगे तो अकबर ने बहुत सारे काम किए। दास प्रथा का अंत किया 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी, जजिया कर की समाप्ति कर दी 1564 में, आगरा से फतेहपुर सीकरी राजधानी परिवर्तन किया 1571 में, इबादत खाना का निर्माण करवाया 1575 में, इबादत खाना के द्वार सभी धर्मों के लिए ओपन कर दिए गए 1578 में, मजहर की घोषणा की 1579 में, मजहर की घोषणा इसी के द्वारा की गई, ठीक है। इसके बाद जो है इबादत खाना बंद कर दिया गया 1582 में, दीन इलाही की स्थापना हुई 1582 में, ठीक है। अकबर के दौरान अकबर के दरबार में बहुत सारे नवरत्न भी रहते थे, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फकीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, ये सब रहते थे। और अकबर ने मल्टीपल अभियान किए जिसमें लगातार वो जीतता गया।
मालवा पे विजय, वीर बहादुर था वहां पे, बाज बहादुर, 1561 में उसने मालवा जीता। इसके बाद 1561 में अफगान शासकों को पराजित किया चुनार में। 1562 में भारमल के साथ मैत्री संबंध किया, आमेर के शासक थे, उनकी बेटी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। राज सुलह कुल की नीति अपनाई उसने। 1562 में मेड़ता के शासक जयमल को पराजित किया। इसके बाद गोंडवाना में उसने रानी दुर्गावती और वीर नारायण, 1564 में युद्ध हुआ, विजय अभियान हुआ। मेवाड़ में आप सभी को पता है पहले उदय सिंह थे 1568 में, बाद में महाराणा प्रताप सिंह थे 1576 में, हल्दी घाटी का युद्ध। रणथंभौर 1569 से सुरजन राय हाड़ा के द्वारा, कलिंजर 1559 में रामचंद्र को पराजित किया। जैसलमेर 1570 में रावल हर राय, मारवाड़ 1570 में राव चंद्रसेन, बीकानेर 1570 में, बीकानेर में राय कल्याण मल थे। जोधपुर 1570 में चंद्रसेन थे। गुजरात 1570 में, आपके 1572 में मुजफ्फर खां तृतीय गुजरात की विजय के दौरान ही वापस आकर के उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। पहली बार समंदर गुजरात में देखा अकबर ने। बिहार और बंगाल की विजय, दाऊद खां यहाँ का शासक था 1574 में। काबुल भी जीता उसने, मिर्जा हकीम यहाँ का शासक था 1581 में। कश्मीर को भी जीता, यूसुफ खां यहाँ का शासक था 1586 में। उड़ीसा को 1592 में जीता। इसके बाद लगातार जीतता रहा। सिंध 1591 में, बलूचिस्तान 1595 में, खानदेश 1591 में, अहमदनगर 1600 में, असीरगढ़ का किला 1601 में। इसलिए कंटिन्यूअस जो है उसके युद्ध होते रहे और अकबर जीतता रहा और अकबर के साम्राज्य का विस्तार होता रहा। उसके द्वारा ही आपको पता है मनसबदारी प्रणाली का आरंभ किया गया था। मनसबदारी का प्रणाली का आरंभ तो अकबर के बाद हुमायूं शासक बना। हुमायूं के बाद शेर खां आया। शेर खां मुगल शासक नहीं था, इसने सूरवंश की स्थापना की, सूरवंश। फिर आपका अकबर शासक बना। अकबर के बारे में काफी कुछ देखिए, मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड बता रहा हूं, मैं केवल आपको रिवीजन करा रहा हूं, आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बना रहा हूं। बाकी काम मैं विस्तार से कराऊंगा, फाउंडेशन बैच में करा चुका हूं, रिवीजन बैच में भी कराऊंगा। अकबर के बाद उसका बेटा आता है जहांगीर, 1605 से 1627। जहांगीर शासक बनता है। वास्तविक नाम सलीम था, माता का नाम हरखाबाई था, ठीक है। हरखाबाई और अकबर की संतान था आपका जहांगीर। पत्नी का नाम मानबाई था, जगत गोसाई था, मेहरुन निशा था आपका, ठीक है। मेहरुन निशा ही नूर जहां थी आपकी, ठीक है। इसके पुत्र खुसरो, परवेज, शहरयार और जहांदार थे। तुझके जहांगीरी में इसने अपनी आत्मकथा लिखी। मकबरा आपका इसका जो है साहेदारा में इसका मकबरा है, लाहौर में। और दरमान में आने वाला इसके दरबार में आपको पता है विलियम हॉकिंग्स आया था, थॉमस रो आया था, फ्रांसिस्को पेल्सार्ट आया था। इसने ही मनसबदारी प्रणाली में दो अप्सा और सिंह हस्पा प्रणाली आगे बढ़ाई, उसको और अपग्रेड किया। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला का खुद भी बहुत बड़ा जानकार आपका जहांगीर था। जहांगीर के बाद अगला शासक आता है शाहजहां। शाहजहां जो है आपका इस समय मुगल काल का स्वर्ण काल का टाइम पीरियड था। साहित्य के क्षेत्र में बहुत काम हुआ। वास्तविक नाम खुर्रम था इसका, है ना। माता जगत गोसाई और जहांगीर की पुत्र थी ये। पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज महल। पुत्र इसके दारा सिको, औरंगजेब, मुराद और जो है शाह सुजा, 4 पुत्र थे इसके। मृत्यु जो है 1666 में होती है। 1638 में राजधानी को इसने आगरा से दिल्ली ट्रांसफर किया, स्थानांतरित किया। और इसका पुत्र जो आपका था उसका नाम था दारा शिको, सबसे बड़ा पुत्र था। उसको इसने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी। दारा शिको बहुत ही योग्य बेटा था। उपनिषदों का उसने जो है अनुवाद करवाया। सिर्र अकबर के टाइटल के साथ उसने जो है इनका अनुवाद कराया सभी उपनिषदों का। शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसके समय काल में ताजमहल, आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ऐसी बड़ी बड़ी भव्य इमारतों का निर्माण कार्य इसने करवाया। इसकी कब्र भी ताजमहल में, जहां पर मुमताज महल दफन है, वहीं पर जो है शाहजहां भी दफन है। इसके समय काल में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुए, है ना। बहादुरपुर का युद्ध आपका 1558 में शाह सुजा और शाही सेना के बीच में हुआ,
यानी पुत्र आपस में लड़ गए। फिर धर्मत का युद्ध 1658 में औरंगजेब और औरंगजेब एक तरफ था और दूसरी तरफ शाही सेना थी आपकी, ठीक है। औरंगजेब के साथ जो है मुराद बख्श भी था। औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना थी और दूसरी तरफ जो है आपकी कासिम खां की शाही सेना थी, ठीक है। औरंगजेब विजयी रहा इसमें। फिर सामूगढ़ का युद्ध आपका हुआ। सामूगढ़ में एक तरफ आपका औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना थी, दूसरी तरफ दारा शिकोह था। औरंगजेब इसमें विजयी रहा, दारा शिकोह को मार दिया गया। फिर खजवा का युद्ध हुआ 1659 में, औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में, औरंगजेब विजयी रहा। देवराय का युद्ध आया, दारा शिकोह और औरंगजेब, अंतिम युद्ध था देवराय का युद्ध और इसमें औरंगजेब विजयी रहा। इसके बाद अगला शासक आपका औरंगजेब बनता है, ठीक है। औरंगजेब को लेकर अभी एक फिल्म आई थी ना, छावा। औरंगजेब दरिंदा शासक, बहुत ही धार्मिक रूप से अहिष्णुर शासक, माता पिता मुमताज महल और शाहजहां का पुत्र था, ठीक है। पत्नी का नाम था इसके रबिया उद दौरानी। इसके द्वारा भी रबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया गया है, अहमदनगर पे बनवाया गया है। दिलरास बानो बेगम बोलते थे इसकी पत्नी को। पुत्र का नाम था मुअज्जम, मुअज्जम ही बहादुर साहब प्रथम है। कई दो तीन पुत्र थे इसके, मुअज्जम था, बहादुर साहब प्रथम, फिर मोहम्मद आजम और कामबख्श, ये पुत्र थे इसके। पहली बार 31 जुलाई 1658 में आगरा में इसने अपना राज्याभिषेक कराया और इसके बाद देवराय के युद्ध के बाद दूसरी बार 15 जून 1669 को इसने अपना दिल्ली में जो है अगेन इसने राज्याभिषेक करवाया। 1707 फरवरी में इसकी मृत्यु हो जाती है, औरंगाबाद में इसका मकबरा है। तो मुगल काल का एक तरीके से अंतिम महत्वपूर्ण शासक औरंगजेब था। बहुत सारे दक्कन अभियान चलाया इसने। मराठा शासक शिवाजी से काफी लगातार परेशान रहा ये, उनकी स्वराज्य की अवधारणा को लेकर के लगातार ये तनाव में रहा, जबरन धर्मांतरण का कार्य करवाता रहा। बहुत सारे काम जो है इसके हिंदू विरोधी थे, जजिया कर लगा दिया और जबरन धर्मांतरण इसके द्वारा करवाया गया, ठीक है। तो ये आप सभी को समझना चाहिए। मनसबदारी अकबर के द्वारा प्रारंभ की गई व्यवस्था है जिसमें मनसब में जात और सवार की विभाजन थी। 10 से लेकर 50 तक का जात के मनसब थे, 50 से लेकर 2500 तक जात के भी मनसब थे और 2500 से अधिक जात के भी मनसब देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके समय खालसा भूमि भी मुगल काल में देखने को मिलती है। बादशाह के नियंत्रण में खालसा भूमि हुआ करती थी। सरदारों के पास जागीर भूमि होती थी, वेतन के बदले उन्हें मिलती थी। और साथ ही मदद मास, विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को अनुदान में दी जाने वाली भूमि भी थी। भूमि के कई सारे विभाजन थे। मुगल काल में राजस्व वसूली की बात करें तो बटाई के माध्यम से, जिसको हम गल्ला बख्शी प्रणाली कहते हैं, जब्ती प्रणाली, दहसाला प्रणाली, इजारेदारी या ठेकेदारी व्यवस्था, नक्श या कानकूत प्रणाली, इनके माध्यम से भी टैक्स की वसूली की जाती थी। औरंगजेब के द्वारा यहाँ पर कई सारे स्थापत्य बनवाए गए आपके, है ना। और आगरा बाबर के द्वारा भी, आगरा की मस्जिद आपकी बाबर के द्वारा बनवाई गई। अकबर के द्वारा आगरा में जो है आगरा का किला बनवाया गया, जहांगीरी महल बनवाया गया, अकबरी महल बनवाया गया, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, दीवान आम, दीवान खास, जामा मस्जिद, जहांगीरी महल, मरियम महल, ये सब बनवाया गया। शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद, लाल किला, आगरा में मोती मस्जिद और ताजमहल। आगरा का किला अकबर के टाइम पीरियड पे बना है, औरंगजेब के द्वारा मोती मस्जिद दिल्ली में बनवाया गया। तो अलग अलग ये स्थापत्य सभी के द्वारा बनवाए गए हैं शासकों के द्वारा। मुगल काल में कई सारे पुस्तकों साहित्य लेखन भी हुआ। बाबरनामा या तजुके बाबरी बाबर ने स्वयं लिखी, हुमायूंनामा गुलबगम बेदम ने लिखी, गुलबदन बेगम। ताजुल माशिर हसन निजामी की पुस्तक है, तबकात अकबरी नसरुद्दीन अहमद की पुस्तक है, तरीक शेर शाही अब्बास खां शेरवानी की पुस्तक है, आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम की पुस्तक है। ये बात आपको दोबारा तिबारा जब आप सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। एग्जाम टाइम पे आपको ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रेमवर्क के साथ साथ मैं बहुत सारे फैक्ट और तथ्य भी बता रहा हूँ। कानून हुमायूनी ख्वांद मीर की पुस्तक है, नुक्सा दिलकुशा भीमसेन की पुस्तक है, सियार मुख्तरीन आपकी ये गुलाम हुसैन की पुस्तक है, इकबाल नामा ए जहांगीरी मोतमिद खान की पुस्तक है, शाहजहां नामा इनायत खान की पुस्तक है, चहार चमन ये आपका जो है चंद्रभान ब्राह्मण की पुस्तक है, फुतहाल आलमगीरी ईश्वर दास की पुस्तक है, और एक पुस्तक आपकी खुलासत तवारीख है, सुजान राय भंडारी की पुस्तक है। तो मुगल काल में ये प्रमुख शासक थे बाबर,
हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इनके बाद उत्तरकालीन मुगल काल शासक आते हैं। उत्तरकाल में पहला था बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 एडी। फिर जहांदार शाह 1712 से 1713 एडी। जहांदार शाह के बाद फर्रुख सियर 1713 से 1719 एडी। फिर रफीउद्दौला, रफीउद्दर्जात, फिर मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748। ठीक है, और 1749 इसी बीच में नादिर शाह का भारत में आक्रमण होता है। फिर इसके बाद अहमद शाह शासक बनता है 1748 से 1754। इसके बाद आलमगीर द्वितीय जो है 1754 से 1759। इसी समय दिल्ली पे अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली होता है, मराठे पराजित होते हैं। आलमगीर द्वितीय के बाद शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 एडी तक। ठीक है, बक्सर का युद्ध होता है 1764 एडी में। इसके बाद अकबर द्वितीय अगला शासक 1806 से लेकर 1837 तक। और अंतिम शासक जो आपका रहता है बहादुर शाह जफर 1837 से लेकर 1857 तक। ये उत्तरकालीन मुगल शासक हैं जिनकी लिस्ट मैंने आपको बताई है। संभवतः आपको ये शासक समझ में आए होंगे। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल में डेप्थ में जानकारी हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, इसी दौरान मराठा साम्राज्य का भी उदय हुआ। शिवाजी इनके द्वारा मराठा साम्राज्य का शुभारंभ किया गया। शिवाजी का जन्म अप्रैल 1627 में हुआ, सिवनेर दुर्ग में हुआ। माता पिता जीजाबाई और शाहजी भोसले थे। गुरु दादाजी कोंडदेव थे। आध्यात्मिक गुरु समर्थराम दास थे। ठीक है, इनका जो राज्याभिषेक हुआ पहली बार जब इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की, पहले तो जून 1774 में की, फिर इसके बाद सितंबर 1676 में, माफ करिएगा 1674 डेट वगैरह थोड़ा सा कई बार दिमाग में इतनी सारी डेटें हैं। 1674। ठीक है, तो जून 1674 में पहला राज्याभिषेक और दूसरा राज्याभिषेक सितंबर 1674 में छत्रपति की उपाधि दी। इनके पुत्र थे संभाजी राजे और राजा राम, दो पुत्र थे इनके। इनकी मृत्यु 12 अप्रैल 1680 में होती है। ठीक है, और सभी को पता है कि इनके द्वारा कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं इनके समय काल में। 1659 में अफजल खां की हत्या की इन्होंने। ठीक है, 1659 में बगनक के द्वारा अफजल खां को चीर दिया इन्होंने, बीजापुर के शासक का सेनापति था। 1663 में इन्होंने शाइस्ता खां को पराजित किया। 1664 में सूरत की लूट की इन्होंने। 1665 में पुरंदर की संधि हुई और फिर औरंगजेब की गिरफ्त में चले गए, फिर वहां से वापस आए। 1670 में दूसरी बार सूरत को लूटा। 1666 में आगरा में औरंगजेब की कैद पे काफी लंबे समय तक रहे ये। तो प्रमुख घटनाएं कुछ इनके समय देखने को मिलती हैं। और इन्होंने जो है कई सारी प्रशासनिक इकाएं, अपने पूरे प्रशासन को मल्टीपल प्रशासनिक इकाइयों में एस्टेब्लिशमेंट किया। स्वराज्य जो है छत्रपति के अंडर में आता था। महाल आपका सर हवलदार के अंडर में आता था। तरफ आपका हवलदार, मौजा, कारकुन, गांव जो था वहां पे पाटिल और पटेल होते थे। सबसे निम्न इकाई यही होती थी। शिवाजी के जो कैबिनेट थी उसमें अष्टप्रधान थे। पेशवा प्रधानमंत्री के पद पे होता था। अमात्य जो था वित्त मंत्री के पद में, इसको हम मजूमदार भी कहते थे। मंत्री को वाकिया बनीश भी कहा जाता था, दैनिक कार्रवाई के लिए इंपॉर्टेंस रखता था वो। इसके बाद सचिव जो आपके थे पत्राचार विभाग का काम करता था। सुमंत जो था आपका विदेश मंत्री होता था। सेनापति सैबते सरे नौबत कहा जाता था, सैन्य मंत्री होते थे। और पंडित राव धर्माधिकारी होते थे और न्यायाधीश न्याय प्रमुख होते थे। ऐसे 8 लोगों से मिलकर के अष्टप्रधान बनता था। शिवाजी के बाद जो उत्तराधिकारी आए संभाजी आए 1680 से लेकर 1689 तक। फिर राजा राम शासक बना 1689 से 1700 तक। फिर ताराबाई बनी 1700 लेकर 1707 तक। फिर साहू बना 1707 से लेकर 1749 तक। फिर राजा राम द्वितीय बना 1707 से 1777 तक। ठीक है, इसी दौरान साहू के टाइम काल से ही पेशवा का भी प्रभाव बढ़ने लगा और फिर पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। मराठा यदि सरदारों की बात करें तो पूना में पेशवा थे, ग्वालियर में सिंधिया थे, इंदौर में होलकर थे, नागपुर में भोसले थे और बड़ौदा में गायकवाड़ जो है देखने को मिलते हैं। पेशवा के अधीन यदि हम मराठा शक्ति की बात करें तो इसी समय जब साहू का शासनकाल चल रहा था तब जो है
पहले यदि हम पेशवा शासक की बात करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण था वो थे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ 1317 से लेकर 1720 तक। फिर बाजीराव प्रथम आते हैं 1720 से लेकर 1740 तक। फिर बालाजी बाजीराव आते हैं, फिर माधवराव प्रथम आते हैं, फिर नारायण राव आते हैं, फिर रघुनाथ राव आते हैं, फिर माधवराव नारायण राव आते हैं, और अंतिम शासक थे जो पेशवाई में थे बाजीराव द्वितीय। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, इसके बाद माधवराव, फिर नारायण राव, फिर रघुनाथ राव, फिर नारायण राव जो है माधवराव नारायण राव, फिर बाजीराव द्वितीय। अंग्रेजों से युद्ध होता है, वसीन की संधि होती है, और फाइनली आप सभी को पता आंग्ल मराठा युद्ध होता है। आंग्ल मराठा युद्ध में पहला युद्ध 1775 से लेकर 1782 तक, दूसरा युद्ध 1803 से लेकर के 1805 तक, और तीसरा युद्ध 1717 से लेकर 1718 तक। आप सभी को पता है लगातार कई सारी संधियां अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे होती रही हैं। पुरंदर की संधि जो आपकी थी वो तो शिवाजी के टाइम पीरियड पे हुई थी, जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई पुरंदर की संधि। संगोला की संधि 1750 में हुई थी, बालाजी बाजीराव और रघुराम राजाराम द्वितीय के बीच में संगोला की संधि। फिर सूरत की संधि 1775 में हुई, रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। फिर पुरंदर की संधि आपकी फिर से हुई, दूसरी संधि पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि ये पेशवा माधवराव नारायण तथा अंग्रेजों के बीच में हुई 1776 में। बड़गांव की संधि 1779 में हुई, पेशवा माधवराव नारायण और अंग्रेज के बीच में। सालबाई की संधि पेशवा माधवराव नारायण और अंग्रेज के बीच में। इसके बाद आपकी वसीन की संधि 1802 में हुई थी, बाजीराव तथा अंग्रेज के बीच में, बाजीराव द्वितीय थे उस समय। ठीक है, फिर देवगांव की संधि रघुजी भोसले द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई। फिर सुरजी अर्जन गांव की संधि सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में हुई। राजापुर घाट की संधि होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई। पूना की संधि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो है ग्वालियर की संधि दौलत राव तथा अंग्रेज के बीच में हुई। मंदसौर की संधि आपकी मल्हार राव होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई। इस तरीके से आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य जो था बाद में अंग्रेजों के द्वारा उस पर नियंत्रण किया जाता है और मराठे कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, इसी दौरान आप सभी को पता है सिख संप्रदाय भी इसी दौरान था। सिखों के 10 गुरु थे। ठीक है, और हर गुरु जो है अपने आप में उन्होंने सिख धर्म को उत्थान के लिए बहुत बड़ा काम किया। सिख धर्म के प्रवर्तक थे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक थे 1469 से लेकर 1539 तक। दूसरे गुरु थे श्री गुरु अंगद देव जी। तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास जी। चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी। पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा ही करवाया गया। फिर गुरु गोविंद जी आए। ठीक है, अकाल तख्त का निर्माण करवाया इन्होंने। ठीक है, हरगोविंद जी अगले 6वें गुरु थे आपके। 7वें गुरु जो है गुरु हरराय जी आए आपके। 8वें गुरु आपके गुरु हरिकिशन जी आए। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी आए और 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी आए, जिनके द्वारा औरंगजेब के समय पे इनका काफी संघर्ष चला। और गुरु अंगद जी जो थे आपके दूसरे गुरु थे, इन्होंने गुरु मुखी लिपि के जन्मदाता कहे जाते हैं ये। ठीक है, तो इस तरीके से सिख धर्म भी इस समय जो है उसका स्वरूप वर्तमान में सबसे व्यापक और सबसे महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है भारत के। और श्री गुरु नानक देव जी के द्वारा इस धर्म को, अभी आपको पता है 550वीं जयंती जो है गुरु नानक देव जी की पिछले कुछ वर्षों पहले मनाई गई थी। आज भी जो है ये धर्म जो है अपना स्वरूप विस्तार कर रहा है और बहुत सेवा और समर्पण भावना हमें इस धर्म में देखने को मिलती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत आपको पढ़नी है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हमने जो है शुरुआत की थी पूर्व मध्यकाल से, फिर दिल्ली सल्तनत को भी हमने देखा। देखो मैंने अब आपका फ्रेमवर्क करवाया है, एक फ्रेमवर्क आपके दिमाग में। पहले पूर्व मध्यकाल में जो है राजपूत काल हमने देखा, कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में बात हो गई। अब आप देखिए इस क्लास को यदि 2 से 3 बार 4 बार देख लें तो आपके दिमाग में हर एक बात बैठ जाएगी, है ना। फिर इसके बाद विदेशी आक्रमण हुए, फिर हमने दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंश, है ना। इसके बाद जो है हमने विजयनगर बहमनी साम्राज्य के बारे में भी चर्चा की, मुगल काल के बारे में चर्चा की। कंप्लीट फ्रेमवर्क पे बात हुई। फ्रेमवर्क, बेसिक वीडियो, आधारभूत वीडियो, फाउंडेशन वीडियो, ये एक सेशन था आपका। अब इसी तर्ज पे हम आधुनिक भारत को भी देखने का प्रयास करेंगे। हम अगले सेशन में आधुनिक भारत के इतिहास को भी
थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, इसके बाद हम डिटेल में रिवीजन करना चालू करेंगे। एक बार मुझे बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लग रहा है ये वाला, क्या इतनी सारी जानकारी, इतने सारे फैक्ट मैंने आपको जो बताए हैं, आपके दिमाग में चीजें रुक रही हैं या नहीं? एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आगे हम कंटिन्यू करेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास को एक एक करके देखना प्रारंभ करेंगे।